अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज़ हैं। 75वां यौम आज़ादी आप तमाम लोगों को मुबारक हो। लेकिन पहले प्रोग्राम के हिस्से में हम ये जानेंगे कि क्या हम वाकई आज़ाद भी हैं। 75वां साल है लेकिन आज़ादी सहाफ़त आज भी ख़तरे में है। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट इस पर होगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिर प्लान क्या है। कल बड़ा ज़बरदस्त जलसा कर तो लिया लेकिन इसके बाद एक्शनेबल स्टेप्स क्या हैं। क्या ये जो शहर शहर जाके जलसे करने का कहीं ना कहीं कोई और इंतखाबी अमल में या अर्ली इलेक्शंस में नतीजा निकल सकता है। बात करेंगे असद उमर साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आज़ादी सहाफ़त पर मुस्लिम लीग नून के दौरे मयार का भी ज़रा जायज़ा लेंगे। अपोजिशन में जब होते हैं तो एक और तरीक़ेकार होता है, हुकूमत में आते ही मीडिया सबको क्यों खटकना शुरू हो जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने तमाम देखने वालों को मुल्क का 75वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। हम आज़ाद हैं, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। क्या कीमत होती है आज़ादी की, उनसे पूछिए जो इस वक्त अपने एक एक हक के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ये हमें चूँकि हम पैदा आज़ाद फ़िज़ा में हुए हैं इसलिए इन चीज़ को हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन क्या 75 साल बाद मुल्क में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है? हरगिज़ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आगाज़ करें, आज के दिन भी आप ARY न्यूज़ को ऑनलाइन देख रहे हैं, यानी अपने TV चैनल्स के ऊपर अगर आप रिमोट के ज़रिए फ्लिक करके देखना चाहें तो ARY न्यूज़ आप नहीं देख पा रहे हैं। सो ये इस वक्त हाल है मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का। वादे सब बहुत बड़े बड़े करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं वो अपने ही किए हुए वादे भूल जाते हैं। आगाज़ करते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं PMLN और PDM ये जो भी एक मखलूत हुकूमत है, हुकूमत में आते ही सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात की थी, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। तमाम जयद जो वहाँ पर सहाफ़ी में मुख्तलिफ़ बॉडीज़ के सरबराहान हैं वो बैठे हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने का कोई इरादा नहीं रखती है। इन्होंने यकीन दहानी कराई थी उस दिन सहाफ़ियों को। उसके बाद हुआ क्या, ये लॉजिकली आपको दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से पहले मीडिया को यकीन दहानियाँ कराई गई और उसके बाद किस तरह से उनसे आज़ादियाँ छीनने का सिलसिला शुरू किया गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, उन्होंने जैसे ही चार्ज संभाला कहा कि 4 साला एक दौर था जो बाब है पाकिस्तान की तारीख़ में सहाफ़त के लिए, अब वो ख़त्म हो गया, अब दोबारा कभी कोई पाबंदियाँ नहीं लगेंगी। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने आते ही हमें ये बात कही थी। दोबारा आपको सुनवा देते हैं। इज़हार राय पर पाबंदी पिछले 4 साल जो कुछ मीडिया इंडस्ट्री के साथ हुआ, एक बहुत ही स्याह दौर से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इज़हार राय की पाबंदी, सेंसरशिप और जो कुछ मीडिया वर्कर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ हुआ, बच्चियों के स्कूलों के बाहर से अगवा किए गए, अपने घरों के बाहर पाक में गोलियां लगी। मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था उसको ख़त्म किया जाता है। ऐसा कोई काला कानून नहीं लाया जाएगा, ना उसके ऊपर काम होगा जो कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आईनी हक है हर सिटीज़न का, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो लागू नहीं की जाएगी। अपोजिशन के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यकीन दहानियाँ कराए जाते थे कि भाई कोई काला कानून नहीं आएगा, इज़हार राय पे कोई पाबंदी नहीं लगने वाली। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद माह पहले ही वो यहाँ पर सहाफ़ियों के कैंप्स में बाकायदा शरीक होते थे, वहाँ पे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे, वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी राय के हवाले से वो बड़े बड़े दावे करते थे। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हर वक्त का जालिम, हर वक्त का आमिर ने ही कोशिश की कि पाकिस्तान की सहाफ़ी का आवाज़ बंद करने का, पाकिस्तान का मीडिया का कमज़ोर करने का। हम इस नया काला कानून को भी नहीं मानते जिन्होंने माजी में आमिर मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया। वो इस कठपुतली को और इस कठपुतली के सारे काले कानून को ख़त्म कर देंगे। कठपुतली, काला कानून, ये देखिए ना किस तरह के ये जो बड़े सख्त और बड़े अहम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उनको नहीं मालूम था कि चंद ही माह बाद जब उनकी हुकूमत आएगी तो वहाँ पे सहाफ़त के लिए जो एक काला दौर शुरू होने वाला है। बहरहाल एक महीना हुकूमत में आने के सिर्फ और सिर्फ एक महीने के बाद, मतलब सिर्फ इतना हौसला था, 24 मई 2022 का आपको ये दिखाते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ARY के माइक को हटवाया,
चंद ही हफ्ते में ऐसा क्या अपसेट कर दिया इस नेटवर्क ने मरियम साहिबा को कि वो माइक रखने की भी रवादार नहीं थी? जरा देखिए। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज। थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 मई 2022 एक ऑडियो लीक सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि वो मीडिया मैनेज करना चाहती है लेकिन उनके हाथ बांधे हुए हैं किसी ने। ये कौन है, किसने हाथ बांधे हुए हैं, ये जरा सुने आप। मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ मीडिया, मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मैं मैनेज करना चाहती हूँ मीडिया, मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं। ये गालिबन कोई इंटरनल कॉन्वर्जेशन थी जो लीक हुई। इससे पहले पिछले दौरे हुकूमत में ये बात तो हमें फैक्चुअली मालूम थी कि भाई वो नेटवर्क्स जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू कैरी नहीं करते, उनके इश्तिहारात के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। एक और ऑडियो लीक सामने आई जिसमें इस बात को कंफर्म किया गया। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। 24 नवंबर 2021 को मरीम बीबी से पूछा गया क्या ये जो ऑडियो थी, आवाज़ आपकी थी, इसको तस्दीक कर दें, इसकी तरदीद कर दें। सो उन्होंने कहा जी ये ऑडियो उनकी है लेकिन जोड़ तोड़ के इसको बनाया गया। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। देखिए वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, ये बात सामने आ गई। सो तस्लीम कर लिया उन्होंने कि ये आवाज़ उन्हीं की है। बहरहाल PMLN की तरफ से अभी तक ARY का जो NOC पहले कैंसिल हुआ, जो कोर्ट से हमने ओवरटर्न करवा लिया, PMLN की तरफ से मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखी है, इसलिए हम वो चला नहीं पा रहे क्योंकि ऐसी कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। पीपल्स पार्टी की मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और जो दीगर लीडरान हैं, उनकी तरफ से भी अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। लेकिन जाहिर सी बात है जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई उनको हम यहाँ पे ज़रूर दिखाना चाहते हैं। उनकी बहादुरी और जुर्रत के हवाले से हम अप्रिशिएट करते हैं। इस मुश्किल वक्त में ARY के साथ वो इजहार यकजहती कर रहे हैं। जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की सबसे पहले ट्वीट आपको दिखाते हैं पीपल्स पार्टी से। मुस्तफ़ा साहब एक बड़े इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, अपनी पार्टी से अलहदा बोल्ड पोजीशंस लेने इसके हवाले से मशहूर भी हैं। उन्होंने कहा जी कि बड़ा ख़तरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। अगर इस तरह से जो सिविल सर्वेंट्स की प्रमोशन और इस तरह के और मामलात को अगर NOC से जोड़ दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट बनने जा रहे हैं। ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है यानी जो ये मुत्तहदा हुकूमत है ये एक नई जो रिवायत कायम कर रही है। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इस हवाले से बात की। फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी ऑब्वियसली सहाफ़ी रह भी चुके हैं, इस हवाले से बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन ली उन्होंने कहा जी जो कैंसलेशन है ARY के NOC का ये जस्टिफाई है या नहीं है, लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है इस हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। ये कौन एडवर्स रिपोर्ट दे रहा है, ये प्रोसीजर क्या होता है, राइट ऑफ अपील किधर है, ये किस तरह से कानूनी तौर पे ये कैंसलेशन होती है NOC की, इस हवाले से फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने सवालात उठाए। फैसल करीम कुंडी साहब ने अगेन बहुत प्रिंसिपल स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि ये गलत है जो भी इस वक्त ये पाबंदियाँ लग रही। चैनल की NOC कैंसिल की गई है। ARY चैनल पे खदशात होंगे लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो 4000 मुलाजमीन का है। 4000 मुलाजमीन अगर एक चैनल से बेरोजगार होते हैं, ने हमेशा लोगों को रोजगार दिया है। NOC कैंसिल पे मैं समझता हूँ कि उनको पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए था। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है। ARY के ऊपर खदशात हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि NOC कैंसिल हो, लोग बेरोजगार हों, लोगों के चूल्हे ठंडे हो। इस महंगाई के दौर में जब 4000 मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे होंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक। इसी पर बात आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो ऑनलाइन देख रहे हैं क्योंकि केबल पे ARY न्यूज़ नहीं आ रहा। अभी हमने ये सुनवाया असद साहब के किस तरह से हुकूमत के अंदर जो है मीडिया के साथ एक मुख्तलिफ सलूक होता है, अपोजिशन के अंदर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और शख्सी आज़ादी और ये सारी जो चीज़ें हैं याद आना शुरू हो जाती है। ये रवैये वैसे क्या ये होते क्यों है तब्दील? क्या पसंद नहीं आता कि हुकूमत में जब आप आएँ कोई आपके ऊपर तनकीद करे इसलिए भाई ठीक है उसको बंद ही कर दें, देखेंगे फिर क्या होगा? नहीं, ये जो है ये मारिया कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही। ये तो होता है
माजी में भी होता रहा है कि कोई चैनल होता है, उसके ताल्लुकात जो है हुकूमत से खराब हो जाते हैं, हुकूमत को ऐसा लगता है कि जी ये हमारे साथ बैलेंस्ड और फेयर वो नहीं कर रहे, और वो ऐलान कर देते हैं अच्छा जी हमने बॉयकॉट कर दिया इस चैनल का, और अपने लोग उस पर भेजना छोड़ देते हैं। लेकिन ये कि लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाएगा और बिल्कुल चैनल बंद कर दिया जाएगा, ये कम से कम मेरी तो निगाह में ऐसा वक्त कोई गुजरा नहीं है पहले जनरल मुशर्रफ के वक्त में हुआ था, उस वक्त इमरजेंसी लगाई गई थी, उस वक्त चैनल्स बंद किए गए थे, लेकिन ये तो एक इंतहाई जो डिक्टेटोरियल स्टेप है, और उससे नजर आता है कि हुकूमत जो है उसकी जमहूरी बुनियादें कितनी कमजोर हैं कि इस किस्म के एक्शंस ले रहे हैं। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम साथ साथ बात सियासत की भी करते हैं। कल इमरान खान साहब का एक जलसा था, बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, अच्छी बात है 75 साल मुकम्मल होने पे लाहौर के अंदर एक बड़ा अच्छा पावर शो था, लेकिन जो उसमें तकरीर थी असद साहब, उससे देखकर ये अंदाज़ा होता है कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा टोन डाउन किया है खान साहब ने, जो एक तरीके से वो जो न्यूट्रल्स को मुखातिब करते थे, इसके अलावा टाइमलाइंस देते थे कि ये फैसला कर लें वरना 1 महीने बाद बता देंगे, कुछ अरसे बाद बता देंगे, इलेक्शन फ़ौरन चाहिए है। ये जो सारी जो टोन थी वो बड़ी तब्दील हुई है, क्या ये हमें लग रहा है या वाकई कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है? नहीं, मुझे तो इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि बहुत बैलेंस उन्होंने स्ट्राइक किया, उसके अंदर एग्रेशन भी थी जो जितनी ज़रूरत थी, और उसके साथ साथ एक मस्बत मैसेजिंग भी थी। ज़ाहिर है वो ओकेजन ऐसा है, आपकी 75वीं सालगिरह है, मुल्क की एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन रीच कर रहे हैं, तो उसकी मुनासिबत से भी था, लेकिन कोई हिकमत अमली के अंदर तब्दीली मुझे तो नहीं नज़र आई। अभी तो वो जब आवाम के अंदर निकलने वाले हैं, बल्कि अभी इससे थोड़ी देर पहले मेरे पास फ़ोन कॉल आई थी कि वो जलसों की जो तफसील बनानी है मैं कल बना के मैं दूंगा, और कल इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम ऐलान भी कर देंगे। आपको नज़र आएगा कि एक बड़ी ही भरपूर किस्म की अवामी मोबिलाइजेशन की कैंपेन के लिए निकलने वाले हैं खान साहब। सो ये जो अवामी मोबिलाइजेशन की कैंपेन है, इससे जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ये है कि आप जो भी इलेक्शन है उसके लिए तैयारी करें, विच इज़ फेयर इनफ, लेकिन ये इलेक्शन क्या आप फौरन होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जो पहले डेडलाइंस देते थे कि भाई 1 महीने बाद बता देंगे, अब वो डेडलाइंस नहीं दे रहे, आप बात ज़रूर कर रहे हैं इलेक्शन की, लेकिन उतना ज़्यादा जो टोन है वो अग्रेसिव नहीं है। हालांकि आपको लोग ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली थोड़ा सा जरा लग रहा है कि वक्त देना चाहते हैं आप भी, पंजाब में हुकूमत के मामलात भी खुद देखना चाहते हैं। नहीं, ये मीडिया में मैंने सुना है कि जब से ये पंजाब का हुआ है ना, फर्क कोई नहीं। देखिए जून के महीने में कोई डेडलाइन नहीं थी, जुलाई के महीने में कोई डेडलाइन नहीं थी, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता था। ये पिछले 10 दिन 15 दिन से मैंने सुना है कि कोई हमेशा बार बार लोग ये कहते हैं कि जी अब वो पता नहीं क्या तब्दीली आ गई, और उसको पंजाब से हमेशा लिंक करते हैं। कोई ताल्लुक नहीं। 25 मई तक एक फेज था, उस फेज के अंदर एक मुख्तलिफ तहरीक का जो था टेम्पो मिजाज था वो एक मुख्तलिफ था। उसके बाद जो है वो एक सेकंड फेज के अंदर हम गए, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, और वो फिर फोकस हो गया पंजाब के इलेक्शंस के ऊपर, और 1 माह तकरीबन जो है वो पंजाब के बाई इलेक्शंस की तैयारी की गई और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। अब एक नए फेज के अंदर जा रहे हैं, एक नई मोबिलाइजेशन के अंदर जा रहे हैं, तो वो तहरीक जो है वो तो रवा दवा है, उसका टेम्पो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन तहरीक भी रवा है और उसके मकासद जो हैं उसमें भी कोई तब्दीली नहीं। सो ये जो जलसों की बात की है, पूरी टाइमलाइन कल बताई खान साहब ने, ये इससे आप लोगों के वो अचीव क्या करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है अवाम में जाना हर किसी का हक है, हमेशा बेहतर लिटमस टेस्ट होता है कि भाई लोग क्या फैसला करें, लेकिन स्ट्रिंग ऑफ जलसाज का इस वक्त क्या मतलब है कि आप लोगों की ये साथ साथ हिकमत अमली क्या है? ये देखिए इस वक्त जो अगर सियासी आप कशमकश देखें या इस वक्त जो सियासी टकराव हो रहा है वो बिल्कुल 2 मुख्तलिफ पाकिस्तान का मुकाबला इस वक्त हो रहा है। एक में क्या हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, FIRs हैं, लोगों की हिरासत है, तशद्दुद है, मीडिया का ब्लैकआउट है, सहाफियों के ऊपर पर्चे हैं, सो रियासती ताकत, कुव्वत, जबर, उसका इस्तेमाल है एक तरफ। दूसरी तरफ है अवाम की ताकत, और अवाम की ताकत जो है वो जाहिर है जब अवाम में जाते हैं तो नजर आती है। वैसे तो इसमें तो कोई शक नहीं, किसी को होना नहीं चाहिए, खासतौर पे 17 जुलाई के बाद तो बिल्कुल किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अवाम इस वक्त कहाँ खड़े हुए, लेकिन वो एक
قوت ہی جو ہے وہ سارا مقابلہ وہی عوامی قوت سے رہا ہے. تو اس لیے عوام کے اندر مستقل رہنا جو ہے اس کے ہدف جو ہے پریشر جاری رہے گا. یہ نظام نہیں چل رہا ہے. بدترین, ذرا سا میں اگر تھوڑا سا معیشت کی طرف جاؤں, بدترین مہنگائی ہم نے آپ کو کہا تھا یہ آئے گی, وہ آپ نے دیکھ لی ہے. اس کے قریب بھی آج تک ایسی پاکستان کے اندر مہنگائی نہیں نظر آئی. 38% سے زیادہ ہماری بنیادی چیز اشیاء کی قیمتوں کے اندر افراط زر پہنچا ہوا ہے. اب آپ میرے الفاظ لکھ لیجئے, ایک بہت ہی بدترین ریسیشن آنے والا ہے. جس طریقے سے جو زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال ہو گئی تھی, اس سے ڈیل کرنے کے لیے IMF کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے فیصلے تو کر لیے ہیں, ان فیصلوں کے انتہائی تکلیف دہ آپ کو اثرات اب نظر آنے شروع ہونے والے. تو یہ نظام نہیں چل رہا ہے. یہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ نظام آگے چل سکتا ہے. اس لیے معیشت کا پہیہ بالکل جام ہوا ہوا ہے. اس صورتحال کے اندر ہماری طرف سے پریشر جاری رہے گا. قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہمارے پاس طریقہ ہے دباؤ ڈالنے کا وہ ڈالتے رہیں گے. اب حکومت کا دیکھنا ہے کہ ملک کا کتنا نقصان کرانے کے بعد, اور اپنی سیاست کا, ان کی سیاست کا کتنا نقصان کرانے کے بعد وہ اس بات پہ فائنلی آتے ہیں کہ ہاں جی اب الیکشن ہی بہترین حل ہے. ابھی تک تو ان کی اساسا پوزیشن یہ ہے کہ ہم 2023 میں ہی الیکشن کرائیں گے, اور ساتھ ساتھ وہ اس کو اس چیز سے کوالیفائی کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر جو سخت مشکل فیصلے تھے وہ ہم نے کر لیے, اب اس کے ثمرات سامنے آنے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی ڈالر اوپر گیا, اب واپس نیچے آ رہا ہے. جو IMF سے کہ سب آلموسٹ اپروو ہو گئی ہے, وہ بھی ایشورنسز آ گئی ہیں. دوست ممالک کی طرف سے کریڈٹ لائن جو ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو ساری ہم نے عوامی غصہ فیس کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. اب جب کہ حالات بہتر ہے تو ہم الیکشن کیوں کرائیں بھائی؟ اب ہم کیوں نہ مزید کنسولیڈیٹ کریں, اپنے آگے والے الیکشن کو بنائیں یا بچائیں, جو بھی آپ سب استعمال کرنا چاہیں. یہ آپ نے ان کا نقطہ نظر بتا دیا. میں اپنا نقطہ نظر آپ کو بتا چکا ہوں. پر آپ دیکھیے اگلے 2 سے 3 مہینے معیشت سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بنیاد بن سکتی ہیں بہت برائی کی. اگر آپ ان کو نہ سنبھالیں تو انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ان سے خود بخود اچھائی جنم نہیں لیتی ہے, اور اس کو کرنے کے لیے جو بھی فیصلے کیے نا آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. جس طریقے سے اس وقت ہماری ایکسپورٹس کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے, ہماری بڑی صنعتوں کی رفتار جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے. ابھی میں نے ٹویٹ کر کے اس دن موازنہ کر کے بتایا تھا, صرف ایک اگر میں چیز آپ کو بتا دوں کہ ترقیاتی اخراجات جو ہوتے ہیں حکومت پاکستان کی, جس سے پہیہ چلتا ہے معیشت کا, پچھلے سال کے آخری سرمائی جو تھی جس میں تحریک انصاف کی حکومت تھی, ہم نے 314 ارب روپے کے ترقیاتی کام کروائے. اس سال کے آخری سرمائی میں مسلم لیگ نون کی یا اس امپورٹڈ حکومت کی جو آخری سرمائی تھی اس کے اندر 106 ارب روپے یعنی 2/3 کمی آئی ہے. اسی طریقے سے آپ جتنی بھی معیشت کے انڈیکیٹرز جس کو دیکھیں گے نا تو بہت تیزی سے ایسے لگ رہا ہے کہ کسی نے بریک مار دی ہے معیشت کے اندر. تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ آگے کوئی بہت اچھی خبریں آنے والی ہے معیشت کے اندر تو پھر بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مزید جو خان صاحب نے کل خطاب کیا اس میں سے کچھ پوائنٹس اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کو سنوانا چاہتے ہیں کل اپنے خلاف جو سازش کے بارے میں کہا کہ جی فنڈنگ کیس میں انہیں نااہل قرار دے دیا جائے گا. ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذرا سنیے. انہوں نے ایک نیا پلان بنایا جو میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کیسز کرو, الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کا کیس, فنڈنگ کا کیس, کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو, اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے اور نواز شریف کو بھی اگر اس کا جو بین ہے وہ ہٹایا جائے. نواز شریف کو لانے کی کوشش ہے. سپٹمبر کی آخر میں جو بھی یہ سازش کر رہے ہیں کان کھول کے سن لو, عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا. جی اسد صاحب, یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, سیاسی تجزیہ ہے, یا آپ لوگوں کی پیش گوئی ہے, یا آپ کی انفارمیشن ہے کہ خان صاحب کو نااہل کریں گے پھر نواز شریف کو صاحب کو لے کر آئیں گے پھر کہیں گے جی دونوں کو جو ہے سیاسی پروسیس میں آنے دیں, یا یہ پریڈکشن ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ کوئی 1 مہینہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سارا اس وقت تماشا شروع ہوا ہے ممنوع فنڈنگ کا, جس کے اندر کہیں ربڑ کی طرح بھی آپ قانون کو کھینچ دیں تو نہ عمران خان کی کوئی نااہلی بنتی ہے اس کے اندر, نہ تحریک انصاف کے اوپر کوئی پابندی بنتی ہے. بٹ یہ سارا دباؤ جو بنایا جا رہا ہے اس کی ایک تو ظاہر وجہ یہ ہے کہ 17 جولائی کے بعد بالکل پینک بٹن ریلیز ہو گیا نا. ان کو نظر آیا کہ کسی طریقے سے اب عمران خان کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے.
اور تحریک انصاف صرف بڑے بڑے جلسے اور ریلیاں نہیں کر سکتی، اس عوامی مدد کو ووٹ کی شکل کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے پنجاب بھی چھین لیا پنجاب کے عوام نے اس امپورٹڈ حکومت سے. تو اس کے اب بوکلاٹ کے اندر اب رسپانس بھی آنا تھا. اسی رسپانس کے اندر آپ بھی پھنس گئے ہیں، ARY بھی پھنس گیا ہے کہ ایک وہ کمپلیٹ ڈیسپریشن والی صورتحال ہے، پینک والی سچویشن ہے. ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی پریڈکشن اس وقت کی تھی کہ یہ کیا یہ جائے گا کہ ادھر سے پریشر بلڈ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ ٹریڈ آف کیا جائے کہ اچھا جی ٹھیک ہے نواز شریف کو بھی چلیں، ان کو بھی پھر ہم الاؤ کر دیتے ہیں اور عمران خان کو بھی الاؤ کر دیتے ہیں. ہم نواز شریف کے آنے والا جو معاملہ ہے اس کو قانون کی بنیاد کے اوپر پورا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم فالو کریں گے، اور ہماری ظاہر ہے ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ قانون کی جو حکمرانی ہے ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں بول چکا ہوں کہ خوف کوئی نہیں ہے ہمیں. مجھے اس 100% کانفیڈنس ہے، آپ لیں اس وقت نواز شریف کو اور ان کو بولیں آئے کریں کیمپین عمران خان کے سامنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 اکثریت عمران خان پھر بھی لے کے آئیں گے. یہ خالی نواز شریف صاحب کے وطن واپس آنے کی بات ہو رہی ہے یا ان کے سیاسی عمل کے اندر بھی واپس لوٹنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے واپس سیاسی عمل میں آنا ہے تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، اور آئینی ترمیم تب ہوگی جب پورے ہاؤس میں سے 2/3 اکثریت ہوگی، اس میں PTI کے ساتھ بھی کی بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ تو آئینی ترمیم کے اوپر بات جا رہی ہے اگر یہ PMLN چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں سیاسی عمل میں. اسی لیے تو ہم نے آپ سے کہا نا کہ کیونکہ وہ ظاہری راستہ جو ہے وہ نہیں دستیاب ہے، اس لیے، اور ظاہر ہے ایک حد تک اس کے اندر یہ تجزیہ شامل ہے. کوئی ایسا ہمارے سامنے ابھی تک کوئی ڈیمانڈ آئی نہیں ہے، لیکن جس طریقے کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ معاملات شاید اس طرح جائیں کہ بالکل ایک صورتحال ایسی کر دی جائے کہ آپ کو بہت پریشر بلڈ کے دباؤ ڈال کے دیکھو جی یہ تو عمران خان جو ہے وہ نااہل ہونے والے ہیں، تو اچھا ایسا کرتے ہیں نا کہ ڈیل کر لیتے ہیں. جس کی بات کر رہے ہیں عمران خان کی ڈیل نہیں کروں گا، چلیں ڈیل کر لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں عمران خان کو بھی نہیں نااہل کرتے اور لیکن نواز شریف کو بھی آنے دیتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان سے ہماری بات ہوتی ہے. میرے شو پہ بھی آ کر یہ بولا کھوسا صاحب نے، انہوں نے کہا جو 62-63 ہے اس کے حوالے سے ہم پہلے PMLN کو بھی کہتے رہے کہ بھائی اس کے بارے میں بیٹھ کر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اس میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے ہے، ورنہ یہ ایک تلوار تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں، ایک پولیٹیکل کلاس ہے، ان کے سر پہ لٹکتی رہے گی. اور ایسی بات وہ کہتے ہیں کہ جب PTI کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آج 62-63 میں اگر خان صاحب کو کے اوپر ان کو خدشہ ہے کہ کوئی نااہلی کی تلوار لٹکی تو کل کو کوئی اور بھی ہوگا، تو ایک کنسنسس کے تحت پوری پولیٹیکل کلاس بیٹھ کر اس پہ ایک دفعہ اتفاق کر لے کہ یہ تلوار اپنے سر سے ہٹا دینی ہے. اس پہ PTI کا کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے آئین کے اندر بہتری، قانون میں ترمیم کے لیے مثبت طور پہ انگیج کرتی رہی ہے. یہ جو بہت امپریشن دیا جاتا ہے نا کہ وہ تو عمران خان بہت خود سر ہیں اور وہ کسی کی سنتے ہی نہیں، کسی کے ساتھ وہ بات نہیں کرنے کو تیار ہوتے. پہلے 3 سال کے اعداد و شمار بھی ایشو کیے گئے تھے. اس اسمبلی نے زیادہ قانون سازی کی تھی بنسبت پچھلی 2 اسمبلیز کی. تو اسی طریقے سے ہوتی تھی ایک عمل جو ہے لیجسلیٹو قانون سازی کے عمل سے گزر کے. ہم تو نیب قانون کے لیے بھی ساتھ بیٹھ گئے تھے بات کرنے کے لیے. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ ترمیم ایسی کی جائے، چاہے وہ نیب قانون کے اندر ہو یا وہ 62-63 کے اندر ایسے ہو کہ سیاستدانوں کو کھلی چھوٹ مل جائے کہ وہ چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں اور جو مرضی کریں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں، یہ ہم نہیں ماننے کو تیار ہیں. اس لکیر کو کراس کیے بغیر اگر اس کے اندر ابہام ہے، اس ابہام کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو ضرور کریں. ہم نے نیب لا کے اندر بھی امینڈمنٹس کی تھی، تو بہتری کے لیے ہمیشہ بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے کہ بلینک چیک ایک مل جائے کہ NRO، ایک میگا NRO مل جائے جس سے قانون سے اجازت مل جائے کہ جو مرضی لوٹ مار کرنی ہے کرو، یہ کبھی بھی نہیں طریقے. اسد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 62-63 شک کے اندر بہتری کی گنجائش ہے اور اس کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے ہے ابھی جس فارم میں ہے، اسپیسیفکلی اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے گنجائش اور کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر بات؟ دیکھیں ابھی جو اس کے اوپر بات چیت بہت ہوتی رہی، ہر قانون کے اندر جو ہے وہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اگر جو قانون ساز ہیں وہ اپنی مقننہ جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے کلیرٹی نہیں لاتا تو پھر عدالت کے فیصلے جو ہیں ان سے تشریح ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک بہت حد تک 62-63 کی تشریح عدالت کے فیصلے کر چکے ہیں.
ہمارے خیال میں اگر پاکستان کے بڑے مسائل کو دیکھا جائے تو ان بڑے مسائل میں سے ایک 62-63 نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر اس کے اندر کوئی بہت اچھی کسی کی تجویز ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا. بہرحال اس خطاب کے جو 2 اہم نکات ہیں وہ ہم کوئکلی آپ کو سنوا دیتے ہیں، پھر اس پہ پی ٹی آئی کا رسپانس لیں گے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ میثاق معیشت کی، وہی والی بات جو 2018 میں شہباز صاحب کرتے تھے. کل اس آفر کو انہوں نے دوبارہ دہرایا ہے، ذرا دیکھیے. میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی، اور بطور وزیر اعظم آج ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے اس کا اعادہ کر رہا ہوں، اس کی پیشکش کر رہا ہوں. جی اسد صاحب، یہ ابھی کوئی نئی بات نہیں کی شہباز صاحب نے، اس سے پہلے 2018 میں بھی بات کر سکے، لیکن جب چونکہ چلیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے وہ بات نہیں بنی. شہباز صاحب کو اپنی جماعت کے اندر سے انفیکٹ مریم بی بی نے جو ہے جھٹلا دیا تھا اس وقت. لیکن بہرحال بس اب وہ بطور پی ایم یہ آفر دوبارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا اس پہ رسپانس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں میثاق معیشت پہ ساتھ بیٹھنے کی اس وقت ان حالات میں گنجائش ہے؟ اچھا جی، جب آپ جمہوریت کی پیداوار نہ ہو نا، اور آپ کو جمہوریت کی الف بے نہ پتا ہو، تو پھر آپ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. جمہوریت کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کا اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں، ان منشور کو وہ عوام تک لے کے جاتے ہیں، اور پھر الیکشن ہوتے ہیں، اور اس الیکشن کے اندر عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا منشور ان کو بہتر لگ رہا ہے اور کس کا نہیں بن رہا. اور اگر آپ جمہوریت کی سیاست کے فیصلے دیکھیں تو اس میں سے آپ معیشت کو جدا کر ہی نہیں سکتے. معیشت کی آپ کو جو ہے ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے نا، اکنامکس 101، جو پہلی فنڈامنٹلز آف اکنامکس کی کتاب ہوتی ہے، اس کا اگر آپ پہلا صفحہ اگر پڑھیں گے کہ معیشت ہے کیا، یہ کس چیز کا نام ہے، تو یہ فیصلہ ہے کہ کس سے لیا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا، کہ ریسورسز کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے معاشرے کے اندر. یہ اس کے اوپر کنسنسس کی بات کرنے والے کا مطلب ہے کہ اس کو نہ معیشت کی سمجھ ہے نہ اس کو جمہوریت کی سمجھ ہے. اور اس وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف ایک چیز کی بات ہو سکتی ہے، شہباز شریف صاحب اعلان کریں کہ جلد الیکشن کی طرف، فوری انتخابات کی طرف جانے کو تیار ہیں. اس الیکشن کو کرانے کے لیے جو لوازمات چاہیے اس کے لیے ہم بالکل ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ اپنا یہ بھی جو فلسفہ ہے یہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیں اس الیکشن کے اندر کہ ایک میثاق معیشت ہونا چاہیے، تمام سیاسی پارٹیوں کی ایک ہی معاشی پالیسی ہونی چاہیے. اگر عوام کو بہت اچھا لگے گا یہ ووٹ ڈال دیں گے، ان کی حکومت آ جائے گی. یعنی اس وقت آپ کا خیال ہے کہ بالکل کہیں بیٹھ کر بات کرنے کی، کوئی گرینڈ ڈائیلاگ انیشیٹ کرنے کی نہ کوئی اس وقت مارجن ہے؟ یہ سب باتیں اگر کرنی ہے تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ الیکشن کے بعد ہوں، اس سے پہلے بالکل کہیں ساتھ مل بیٹھنے کی بات جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کو ساتھ مل بیٹھنے کی گنجائش صرف ایک چیز کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کیسے کرانا ہے، کس تاریخ کو کرانا ہے، کس ادارے نے کرانا ہے، اس الیکشن کمیشن کی ہیئت کیا ہوگی، یہ بات کرنے کی بات ہے. اس کے اوپر بالکل بیٹھنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی بات چیت کرنا جو ہے وہ لامانی ہے اس وقت. صدر مملکت نے کل یا پرسوں صحافیوں کے ساتھ لاہور میں ملاقات کی. انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کے ساتھ اگر کرنے ہیں حکومت کے ساتھ ملکی مفاد میں تو اس کے لیے وہ خود دار ادا کرنے کو تیار ہیں. سو یہ ان کی کیا پھر بطور پریزیڈنٹ ایک رائے ہے، یا کہیں نہ کہیں یہ پی ٹی آئی میں بھی یہ سوچ ہے جس کا اظہار عارف الوی صاحب نے کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو یہ کل آفر کی ہے کہ بھائی اگر بیٹھنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں ملکی مفاد کے لیے تو تیار ہے انیشیٹ کرنے کے لیے. شہباز صاحب سے بھی اور عمران صاحب سے بھی وہ بات کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ نفرتوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت معاملات جو ہیں بہت زیادہ غلط نہج پہ جا رہے ہیں. دیکھیں صدر صاحب جو ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے، اور ایک آئینی سربراہ جو ریاست کا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ریاست پاکستان کی سب سے بڑے منصب پہ فائز ہیں، تو وہ سیاسی نہیں ہے عہدہ، اور وہ بالکل تحریک انصاف سے ان کا تعلق رہا ہے. بانی ارکان میں سے ایک ہیں، سیکرٹری جنرل رہے ہیں پارٹی کے. لیکن جس وقت وہ صدر کے طور پر بات کرتے ہیں تو وہ پھر تحریک انصاف کی بات نہیں ہو رہی، وہ پاکستان کا سب سے بڑے ریاستی عہدے کی بات ہو رہی ہے. اور اس حیثیت میں انہوں نے یہ بات کی ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی اس بات کی. لیکن اگر صدر صاحب بھی ہم سے یہ بات کریں گے
اور وہ کہیں گے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں تو ہم ان کو بھی یہی تجویز کریں گے کہ جو چیز اگر واقعی میں بحران نظر آ رہا ہے وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ان کی پریشانی بالکل باحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ادھر سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ایک فریش الیکشن ہے. ہم نے کبھی آپ نے حکومت سے کوئی تجویز نہیں سنی ہوگی کہ اچھا اس بحران سے اور نکلنے کا کیا راستہ ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں سیاسی طور پہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ بس ہم بیٹھے رہیں. تو اگر کسی کے پاس کوئی اور حل ہے تو بتا دیں, ورنہ ایک ہی حل موجود ہے, اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, پھر جب آئیں گے گفتگو ہم کریں گے کہ آگے اگلی سیاست میں جو مختلف جماعتیں ہیں ان کے پاس آپشنز کیا ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو ہر شہر میں جانے والی حکمت عملی ہے, اس پہ بھی ہم تجزیہ لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک کا سیاسی منظرنامہ کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا جو اگلا پلان ہے شہر شہر جانے کا, یہ کس چیز کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ اس پروگرام میں اس حصے میں ہم بات کریں گے. شہزاد چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. عامر ضیاء صاحب کراچی سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو اپنے جلسوں کے شیڈیول کا اعلان کیا, ذرا ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کو آگے ہم شروع کریں گے. میں نے فیصلہ کیا ہے اپنی عوام میں نکلنے کا. اگلے ہفتے پنڈی جلسہ کرنے جا رہا ہوں, اس کے چند دنوں کے بعد کراچی, سکھر کا بھی میرا پلان ہے, حیدرآباد آ رہا ہوں, اسلام آباد جا رہا ہوں, پشاور تیار ہو جاؤ ادھر بھی آ رہا ہوں, مردان, اٹک, ایبٹ آباد, اس کے بعد ملتان, پھر بہاولپور, پھر سرگودا, جیلم, گجرات, فیصل آباد, گجرانوالہ, اور آخر میں کوئٹہ. آپ کو بھی نہیں میں بھولا, ادھر بھی آ رہا ہوں میں. ملک کے طول و عرض میں ایک نئے جلسوں کا سلسلہ, اس کی اناؤنسمنٹ کر دی عمران خان صاحب نے. عامر ضیاء صاحب آپ سے آغاز کرتے. کل کی تقریر کے حوالے سے مجھے امپریشن ملا, حالانکہ شو میں ہمارے پہلے حصے میں اسد عمر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, لیکن مجھے بہرحال پھر بھی یہ لگا کہ خان صاحب تھوڑا ٹون ڈاؤن کیا ہے انہوں نے, اپنا ریٹرک بھی, اپنے مطالبات بھی, اور اپنا اگلا جو لائے عمل ہے خاص طور پہ شہر شہر جانے والا. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ کس طرف جا رہی ہے تحریک انصاف کی اس وقت سیاست؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہوئی کہ جب ان کا بڑا کہتے ہیں نا دباؤ ڈال رہے تھے اور ایک دم الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے, اس وقت پنجاب ان کے پاس نہیں تھا. اب ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کہ حکومت پنجاب ان کے پاس ہے, اور انہیں یہ بھی اندازہ کہ وفاق کے اندر جو غیر مقبول فیصلے وہ کرنے پہ مجبور ہے نون لیگ کی حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت, تو ان کے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ کنسولیڈیٹ کریں خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی, جیسے کہ ان کے ارادہ ہے. غالباً اسد عمر صاحب نے بات کی ہو کہ صحت کارڈ کا پروگرام جو ہے دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے, اس کو کنسنٹریٹ کریں, ساتھ پروگرام کو کریں. اور ساتھ ساتھ جب پرویز الہی جیسا ان کے پاس وزیر اعلیٰ ہے, ماریہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جوڑ توڑ میں ماہر ہیں, تو وہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب اگر فوری الیکشن نہیں ہوتے تو اس کی تیاری کرنی ہے. تو اس وقت دو طرح کا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے سامنے. ایک تو یہ کہ جو ایک عوامی مقبولیت کا ان کا گراف چڑھا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے رہیں اور لوگوں کو سڑکوں پہ رکھیں اور دباؤ جو ہے رکھیں حکومت کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس حکومتیں ہیں دو صوبوں کی, بڑے صوبوں کی, وہاں پر یہ اپنی کارکردگی دکھائیں اور وہاں پہ جو کچھ کرنا ہوتا ہے الیکشن سے پہلے وہ کر کے دکھائیں. تو میرے خیال میں اصل اس وقت جو مشکل میں ہے وہ وفاقی حکومت ہے کہ اس کے پاس اگر دیکھیں پنجاب نکل جانے کے بعد جو یہ بہت بڑا صدمہ ہے نون لیگ کے لیے, اور ان کا تو سمجھیں کہ آدھے سے زیادہ کھیل ختم ہو جاتا ہے کہ اگر پنجاب میں اگر وہ اپنی مرضی کی ایڈمنسٹریشن نہیں لگا سکتے, بیوروکریٹس کا تبادلہ نہیں کر سکتے, تو وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. جس کے رد عمل میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو وہ ہے اس کے اوپر یہ لوگ بہت زیادہ پھرتیاں دکھا رہے ہیں, کوشش کریں کہ جی عمران خان کو کسی کیس میں ملوث کریں. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں جو اے آر وائی کے اوپر بھی ایک بہت زیادہ رد عمل آیا آپ کے چینل کے اوپر, اس کی بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا تھا, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہم تو ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ جو گھاس کا نقصان ہے نا ہماری, تو وہ سچویشن ہم وہ گھاس ہیں جس کے اوپر سب یہ مزدوروں کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے, مزدوروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اچھا جی, جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, ہاں بالکل, یہ عامر صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے, اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وقت وہ گزر گیا تھا, یہ بھی گزر جائے گا. آپ اور میں تو اس وقت ایک ہی کشتی کے سوار تھے جب اس سے پہلے 7 سال یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ. شہزاد صاحب, یہ کم بیک کی زبان میں اس کو ٹیکٹیکل ریٹریٹ کہا جا سکتا ہے؟ خان صاحب نے جو پہلے انہوں نے نیوٹرلز کو بتانا تھا, کچھ الٹیمیٹم کی بات کرنی تھی, کوئی ٹائم لائن دینی تھی,
वो सारा जो एंगर है वो सारा उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जो मोड़ दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बड़ा रैशनल फैसला किया है, और ये जो डिलिबरेट जिसे कहते हैं कि स्टेप बैक है, रिट्रीट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन स्टेप बैक है, और उसके ऊपर देखिए एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है ना। अगर अब इनके पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि अगर ये स्ट्रीट पावर को लेके लीड करते और इसको लेके अगर पूरे पाकिस्तान के तुलवार्स में फैल जाएं उस तरीके से जिस तरीके से ये कर सकते हैं, आपने देखा रिस्पांस लोगों का कैसा है, तो फिर तो सिर्फ तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। यानी मैं जिसको श्रीलंका मोमेंट कहता हूँ, वो श्रीलंका मोमेंट अभी जल्दी खुदा न खास्ता ना आ जाए कहीं पाकिस्तान पे। नहीं किया ये काम, उन्होंने कहा कि स्टेप बैक करो, और फिर वो जैसे आमिर अभी कह रहे थे कि जाहिर है पंजाब अभी उनके पास है, पख्तूनख्वा उनके पास है, तो क्या हुआ कि 60-65% से बड़ा ज्यादा पाकिस्तान तो उनके कंट्रोल में है। तो 65% से ज्यादा पाकिस्तान पे हुकूमत हो तो वो बाकी 35% के लिए बाकी इसको क्यों बर्बाद किया जाए या इसको क्यों कुर्बान किया जाए। तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता चीजें उनके स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें उनके हाथ में आ रही हैं, और जितना वो बाहर रह रहे हैं यार, अभी ये बड़ा स्टेट्समैन लाइक एक्शन था। मैं आप तकरीर का जिक्र कर रही थी उनसे, मैं समझता हूँ कि तकरीर में जो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा और उस किस्म की एग्रेशन और ऑफेंसिव नहीं थे, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि वो कह रहे हैं कि लेट द सिस्टम फंक्शन, सिस्टम को चलने दो। हाँ, ये देखिए ना, साथ ही साथ एक बड़ा सेंसिबल प्रेशर है जो कि ये जलसों की सूरत में क्रिएट करेंगे। उससे क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये कोलैप्स ऑन इटसेल्फ, यानी ये जो हुकूमत है, ये बाहर से हम इतना प्रेशर डालूं, मैं इतना प्रेशर डालूं कि मेरे प्रेशर के नीचे खुद से ये कोलैप्स कर जाए। तो जब वो इस तरह की कैपिचुलेशन होती है अंदर की तरफ से, तो फिर उनकी अपनी जो पॉलिटिकल साख के साथ साथ जो पॉलिटिकल जान होती है वो भी खत्म हो जाती है। पंजाब तो हाथ से क्या ही किया, और ये भी पता लग जाए कि इस काबिल भी नहीं है कि ये वफाक भी चला सके। तो प्रेशर तो उनका ये है, और ये साबित अगर 6 माह में होता है, 4 माह में होता है, जब भी होता है, तो वो इमरान खान को इम्प्लिसिट फायदा ही फायदा है। और खास तौर पे जब इस किस्म के लिमिटेशंस के साथ ये हुकूमत करेंगे तो फिर लोगों को नजर आएगा कि ये तो देखिए, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो कुछ और तरीके से गवर्नेंस के अंदर कमियां आएंगी या कुछ और आपको, क्योंकि ये हाफ हार्टेड गवर्नेंस कर रही है ये जो गवर्नमेंट है। तो जब ये गवर्नमेंट आपको पूरे तरीके से काम करती नजर नहीं आती लोगों को, तो फिर उसका फायदा इमरान खान को पहुंचता है। इसकी एक और बात भी है आमिर साहब, मैं इसी बात को आगे लेके जाना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली कि एक तरह से जो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो अवाम के पास जब जा रही है तो इन तमाम जगहों पे वो तंजीम साजी के ऊपर भी जोर देंगे। इलेक्शन से पहले अपनी जमात में जो भी छोटे मोटे फ्रैक्चर्स या जो भी वो है उनको वो मजबूत करना चाहते हैं। ये स्मार्ट मूवमेंट है इलेक्शन से पहले। बहरहाल, लेकिन इस तरह के जो जलसों का एक तसलसल है आमिर साहब, उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई आपने पहले भी बहुत जलसे किए, तो कहीं ये कोई एक फटीग भी होती है जो जिसमें कहीं उसका शिकार ना हो जाए। और दूसरा ये कि एक बयानिया भी चाहिए जो फ्यूल करता रहे, एक जलसे के बाद दूसरा जलसा, एक सस्पेंस रहे अगले जलसे में क्या कहेंगे। तो ये आपको नजर आता है इस वक्त पीटीआई के पास है? अच्छा, हमारी ये बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है, और ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की क़यादत का इम्तहान भी है कि देखिए, जो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ओवरडू ना कर दें, ओवर किल ना कर दें। लेकिन आप देखें कि जब से इन्होंने अप्रैल से जो ये सिलसिला शुरू किया, मार्च अप्रैल से अब तक, तो उन्होंने बड़ा मेरे ख्याल में हिम्मत के साथ सस्टेन किया है। और सस्टेन करने के साथ साथ आप देखें कि वरना बड़ा मुश्किल होता है इतने अरसे तक लोगों को सड़कों पे रखना। और इलेक्शन अगर 1 साल बाद होने हैं या अक्टूबर नवंबर में होने, जब भी होने, तो उसमें अगर इनको मजीद 4-6 महीने रखना है तो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो इमरान खान का माशाल्लाह हमने देखा कि उनका स्टेमिना खुद आपको नजर आता है कि वो 1.5 घंटे तकरीर कर लेते हैं, एक दिन में कई जलसे कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक चैलेंजिंग सूरत हाल है उनके लिए, मगर मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि बयानी कि आपने कहा एक तो हर बार नई बात करने की जरूरत नहीं होती, बाज़ औक़ात रेपिटिशन का एक अपना मजा होता है कि आप एक बात को इतना दोहराते हो और मुख्तलिफ तरीकों से दोहराते हो कि लोग उस पर बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। इमरान खान के पास जो बयानिए है, एंटी करप्शन का बयानिया उनके पास है, और जिस तरह से उस बयानी को पीट रहे, तो आप देखें कि जो हाउस ऑफ शरीफ है और हाउस ऑफ जरदारी है, तो वो बिल्कुल अपनी लेजिटिमेसी आपको नजर आता है कि खो चुका है। उनके पैनिक है जी, बिल्कुल, और पैनिक नजर आ रहा है। जो इस तरह की बेतुके काम कर रहे हैं वो ये पैनिक को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग बात है शहजाद साहब, ये जो मैं तमाम देख रही हूँ ना जलसे जहाँ पे करने हैं, इसको मेरा ख्याल है उन्होंने साथ साथ इससे भी ऐलान किया है कि यहाँ पर वो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, यानी कि जिन तमाम हलकों से
खान साहब जो खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए भी ये जलसे करेंगे। सो बहरहाल इसका मतलब ये है कि जो 9 हल्के हैं शहजाद साहब, इसमें हम दोबारा एक वो मिनी इलेक्शन का सा माहौल देखेंगे जैसे कि पहले हमने ज़मीनी इंतखाब में देखा पंजाब असेंबली के। जी मेरा ख्याल है बिल्कुल ये भी बात है, और ये भी याद रखें कि जिस किस्म का प्रेशर पीटीआई पे ये गवर्नमेंट लाना चाह रही है, जो उसने लाने की कोशिश की, चाहे वो मुख्तलिफ मुकदमात की शक्ल में है, मुख्तलिफ इल्जामात की शक्ल में आते हैं, तो ये जो प्रेशर है उसको डाइल्यूट करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि लोगों के अंदर अपनी पजीराई इमरान खान री-एस्टैब्लिश करते रहें बार बार, और बार बार ये मैसेज देते रहें गवर्नमेंट को भी जो कि उनके खिलाफ मुकदमे ला रही है, और कोई बाकी जो कुव्वतें हैं कि मेरी हैसियत खत्म नहीं हुई है। यानी नवाज शरीफ के बारे में तो कहा जाता है ना कि वो फेवरेट लीडर है, लेकिन क्या कैसे फेवरेट लीडर, 2.5 साल से बैठे हैं इंग्लैंड के अंदर, तो ये तो मैदान में रह के अपने आप को प्रूव कर रहा है। तो ये जो डेली या हर जो वीकली प्रूव करने वाली बात है, ना सिर्फ ये कि ये प्रेशर जनरेट करेगा, ना सिर्फ ये कि उनको जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उसके अंदर जहाँ जहाँ वो लड़ना चाहते हैं उनमें मदद करेगा, री-एस्टैब्लिश करेगा इनकी लीडरशिप के रोल को और लोगों के अंदर पजीराई को। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स चल रही है। पहले तो हम थोड़ा सा जरा इनके बारे में कुछ मुख्तलिफ ख्यालात इस तरीके से हम कहते थे कि सियासत नहीं आती, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आती सियासत, लेकिन स्मार्ट पॉलिटिक्स, वेरी वेरी स्मार्ट पॉलिटिक्स। और सबसे मैं आपको बताऊं जो मेरे नजर में जो स्मार्टनेस है कि वो जो प्रेशर था, अननेसेसरी प्रेशर, खाम में एक ऑफेंस लेने वाला और ऑफेंसिव क्रिएट करने वाला, उससे हट के नाउ ही इज प्लेइंग पॉलिटिक्स। दिस इज पॉलिटिक्स कि अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना, स्पेस को बढ़ाना, उस स्पेस को रीइंफोर्स करना जो बढ़ती है और उसको अपने काबू में करना, ये है स्मार्ट पॉलिटिक्स। और इस टाइम इलेक्शंस कम इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे पहले खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो सारी जो अपने सियासी मामलात हैं उन्होंने वो आउटसोर्स किए हुए थे, चाहे वो अपनी जमात के अंदर लोगों को आउटसोर्स किए हों, जमात से बाहर आउटसोर्स। ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि अपनी कुव्वत बाजू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये लोगों को ना सिर्फ निकाल भी रहे हैं, निकाल तो खैर पहले भी लेते थे, लेकिन वो जो वोट डलवा के उसको ट्रांसलेट करना है इलेक्टोरल विन में, वो भरपूर ये जी हाँ, ये इनके कजन हफीजुल्लाह हमारे दोस्त हैं, वो आमतौर पे बताया करते थे कि मतलब वो बार बार कि बहुत स्मार्ट है, मेंटली बहुत, हालांकि वो खुद उनके इतने फैन नहीं है, उनके ख्यालात रखते हैं लेकिन वो कहते हैं कि माइंड, और मैं इंतजार करता रहा अभी तक कि वो स्मार्टनेस किधर है, वो मेंटल स्मार्टनेस कब नजर आएगी। दिस इज द टाइम दैट इज लर्नड हिज लेसन्स आई थिंक। अब एक चीज कमी रह गई और आमिर इसके ऊपर और बेहतर जरा रोशनी डालेंगे। मुझे देखिए बात ये, अपने तो खुद एस्टैब्लिश कर लिया लीडरशिप भी, एंड प्रॉब्ली ही शुड मेक कन्वर्ट इट इनटू इलेक्टोरल पावर आल्सो, लेकिन क्या टीम अच्छी रखने की सलाहियत, अच्छे मुशीर रखने की सलाहियत, अच्छे लोगों को चुनने की सलाहियत, क्या वो अभी आई है या नहीं आई, वो रियलाइज किया कि नहीं किया कि मैंने कहाँ गलतियां की। और सबसे बड़ी गलतियां टीम की सिलेक्शन के अंदर, उनकी अपनी जो इनर कैबिनेट थी उसको फॉर्म करने के अंदर, और कट ऑफ हो जाना जो सेंसिबल एडवाइस है उससे, ये वो गलतियां थी उनकी जो कि पिछले पहले टेन्योर में थी। हैज ही लर्नड अबाउट दैट आल्सो? ये वक्त बताएगा हमें। लेकिन खान साहब का जो चैलेंज है सियासी तौर पे तो वो इस वक्त पॉपुलर हैं, इसके बारे में तो उनके मुखालिफिन भी अगर ना माने सामने, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो ये बात मानते हैं। जाहिर सी बात है वो कभी भी पब्लिकली आके इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। जो चैलेंज है इसका इमरान खान साहब ने खुद भी कल बताया कि भाई कैसे उन्हें फंडिंग केस में नाअहल करार दिया जा सकता है। फिर दूसरी ये बात कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो नाअहली को फिर अहलियत में कन्वर्ट कैसे करना है, इस हवाले से क्या कहा, जरा सुनिए। ये एक और साजिश चल रही है कि हमारी अदलिया को तकसीम करने की, ताकि अदलिया से अपने फैसले करवाए जाए। अदालतों को तकसीम करो, मुल्क में खौफ फैलाओ। इमरान खान की आवाज बंद है जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो। इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो, और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर की आखिर में जो भी ये साजिश कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा।
आमिर साहब, इस वक्त अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी के मोमेंटम को तोड़ना है तो एटलीस्ट उन्हें फिर सियासत के मैदान से टेक्निकली नॉकआउट करना होगा। यही बड़ा खदशा है मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर वो 9 सीटों से लड़ने के का बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ही इज राइट नाउ पॉलिटिकली वो अपने आप को अनस्टॉपेबल समझते हैं, अनलेस कोई ऐसा फैसला अदालतों से आ जाए। मैं नहीं समझता हमारी, अगर कोई टेक्निकल नॉकआउट की कोशिश भी की जाती है तो यकीन माने कि इस वक्त जो है ज़मा मका इमरान खान की हिमायत में है। ज़मा मका मैं कह रहा हूँ कि जी अवाम की जो ताकत होती है और मकबूलियत एक आम लोगों का जो ए पोलिटिकल हैं। तो अच्छा, इसका मुआवजा आप ये नहीं कर सकते कि जी नवाज शरीफ, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो थी वो मशकूक थी भी और आज भी है। तो इमरान खान साहब को एक हेड एंड शोल्डर, मतलब इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि जी पाकिस्तान की सियासत में अगर आम आदमी के लिए कोई मिस्टर क्लीन है तो वो इमरान खान है। उन पर ना तोशा खाने का इल्ज़ाम चिपक रहा है, ना उनका ईसीपी का, इलेक्शन कमीशन का जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो चिपक रहा है। और जाहिर है कि कोई आप मतलब है कि हुकूमत की ये बेबसी है कि उन्होंने अब तक यकीनन कुएं में बांस डाला होगा कि कोई असल करप्शन का केस निकले, तो फिर वो इस तरह के केसेस लेकर आ रहे हैं कि तोशा खाना का हल्का सा केस है जो कि केस नहीं है, ईसीपी का केस है, सबको पता है कमजोर केस है, बड़े से बड़े कानूनदार से बात कर लें। तो बात ये कि अगर इमरान खान को ये कोशिश करते हैं, फिर हमें ये समझना चाहिए कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान को वाहिद लीडर है जो कराची तक, खैबर, कश्मीर, हर जगह पे मकबूल है, विफाक की अलामत है। और कोई सियासी जमात जो है चारों सूबों मुल्क के हर हिस्से में नहीं है, सिर्फ इमरान खान है और पीटीआई है। कभी ये जो होता था सेरा पीपल्स पार्टी के पास होता था, आज नहीं है। वो देही सिंध की जमात है, नून लीग जो है सेंट्रल पंजाब की जमात है, बाकी जगह उनकी सिर्फ एक टोकन थोड़ी बहुत प्रेजेंस होती है। इमरान खान सही मायनों में कि कराची में भी उनकी फॉलोइंग है कि जो उर्दू बोलने वाले वो भी उनके पीछे हैं, पश्तून भी है, पंजाबी भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, कश्मीरी भी है। तो हर तरह की जो पाकिस्तान के एथनिसिटी से बुलंद होकर, फिरकावारियत से बुलंद होकर लोग उनके साथ हैं। तो जो भी साजिश कर रहा है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है कि आप किसी भी ऐसे लीडर को, मतलब कैसे आप, और फिर दूसरी बात है कि वो ऑरेंजेस और एप्पल, क्या बल्कि मैं कहूँ करेले और सेब का मुआवजा होगा ये, कि अगर आप मतलब है कि उन लोगों को जो सर्टिफाइड करप्ट हैं उनको और इमरान को एक तराजू में तोलने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा और लोग देख सकते हैं। लेकिन आमिर साहब, इस वक्त एक मसला ये हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मैं शहजाद साहब को गुफ्तगू में लाना चाहती हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात पीएमएलएन कर रही है और उनकी डेफिनेशन ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ मुल्क वापस आएँ, बल्कि जो केसेस हैं, जो अहलियत और नाअहलियत के मामलात हैं, उनको भी रिजॉल्व किया जाए, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा भी ले सकें, या एटलीस्ट वो कहते हैं जी कि 5 साल की जिन्होंने सज़ा नाअहल होकर काट ली है, इससे आगे सज़ा जो है वो ना हो। तो शहजाद साहब इसके लिए वो आईनी तरमीम के ऊपर भी गौर कर रहे हैं, ये सारी बातें की। तो दिस इज़ द प्लान, ये चाह रहे हैं कि इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये आपको लगता है कि ये अगले 1 से 1.5 महीने में ये इस तरह सा कोई समा बन सकता है? देखिए, बेशक वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि इस तरह किसी भी तरीके से। उन्होंने 2-3 अटैक्स लॉन्च किए हैं, 2-3 यानी एवेन्यूज पे उन्होंने काम शुरू किया है। एक तो इमरान खान को नाअहल करके, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि उनके साथ इक्विवेलेंस क्रिएट की जाए, और फिर दोनों को आम माफी टाइप कोई चीज़ दे के और फिर उनको वापस रेलिवेंट कर दिया जाए। यानी इमरान खान को पहले नाअहल किया जाए, फिर दोनों नवाज शरीफ और उनको मिला के बराबर करके और फिर ले आए। एक तो ये है। दूसरा है जो इन्होंने रास्ता अपनाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, या 62(1)(f) की जो पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है। एक चीज़ याद रखें कि उसके लिए उनके पास सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी अवेलेबल है कि ये जो पार्लियामेंट है ये उनको चाहिए, ये काम हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये उसके ऊपर ये हुक्म आया था जो कि प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था अगर ये करते हैं तो, लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी मुकम्मल हैयत में मौजूद है या नहीं है? मेरे ख्याल में पार्शियल पार्लियामेंट है, ये मुकम्मल हैयत में मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल उसका जो वेट होगा लेजिस्लेशन का, भले ये मेजॉरिटी वोट के साथ पास हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऑफ ऑल द हाउस 2/3 इनको चाहिए, तो जो का हाउस अभी पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि अगर कर भी लें तो चैलेंज हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी बात, आप पॉइंट हम बात कर रहे थे कि इमरान खान को किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया भी जा सकता है या नहीं। जिस तरह आमिर कह रहे थे कि लीगली मेरे ख्याल में इस तरह की स्ट्रेंथ उस जस्टिफिकेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती जिस कोई इस तरह का इल्जाम उनके खिलाफ लाया जाए। इल्जाम लाए जा सकते हैं, उनको साबित करना और प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ कि मोर देन पॉलिटिकल कि ये कि बहुत पॉपुलर लीडर हैं, मैं उस पर हरगिज़ किसी पे ना उसको नवाज शरीफ को उसके ऊपर से आ रही समझता हूँ कि उसको फेस करना चाहिए,
जो गलतियां हुई हैं, और अगर इमरान खान से कोई इतनी बड़ी गलती है तो उसको भी फेस करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोर देन दैट लीगल सपोर्ट या लीगली इमरान खान इज प्रीटी सेफ। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम में हम बात करेंगे, आज 14 अगस्त है, और अगर आपको से मैं पूछूं कि 14 अगस्त में ऑब्वियसली हम सब उसको बड़े ज़ोरों शोर से मनाते भी हैं, जोशो खरोश से भी, वो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो लाजिमुल मलजूम है? कुछ लोग कहेंगे झंडा, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा लिबास जिससे आपको पता चले कि आज 14 अगस्त है, लेकिन मेरे जो नाक़िस राय में एक ऐसी चीज़ जिसके बग़ैर बिल्कुल नामुकम्मल है 14 अगस्त की तकरीबात, वो है ये बाजा। ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। एटलीस्ट आज मैं जहाँ से गुजरी हूँ मैंने ये बाजे की आवाज़ हर जगह देखी है। बच्चियाँ हों, बच्चे हों, ये सब उनके हाथ में होते हैं और ये बाजे, और पूरी सड़कों पे आज ये शोर हो रहा है। अगर आप पास से गुजरेंगे तो कोई शरारतन आपके कान में ये बाजा बजा के चला जाएगा। सो आई थिंक इसको हम अपना कौमी जो है मौसीकी का आला इसको करार दे देना चाहिए है। बहरहाल जी, अब वैसे ये कानों को भली महसूस तो नहीं होती, लेकिन लोगों को ये बात खुशी देती है। उनसे इतनी छोटी सी खुशी का हक ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी ख्याल किया करें, लोग जो हैं उनके इतने करीब जाके बाजा बजाने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।